एक पार्ट हाइड्रोजन का, 8 पार्ट ऑक्सीजन का, दोनों मिला करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है, ठीक है। तो ये जुड़ चुके हैं और ये एक एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं जिनके ऊपर एक ही चार्ज है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, जो H2O है वो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, तो वो वाटर के सभी प्रॉपर्टीज शो करेगा। फिक्स रेशियो होता है जिस रेशियो में एलिमेंट्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। हेलो एवरीवन, दिस इज मी श्रुति, योर साइंस टीचर फ्रॉम एडोनॉमिक्स क्लासेस, एंड आज का हमारा टॉपिक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो वीडियो है ये स्पेशली क्लास 9 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो आपको पता होगा कि एटम और मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, पर इस चैप्टर में, ठीक है, इस क्लास में हमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स पे भी ध्यान देना है, जैसे मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट और कंपाउंड क्या होता है। तो एलिमेंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक ही तरह के एटम से बना है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में बस हाइड्रोजन के ही एटम्स होते हैं, ठीक है, और किसी भी एलिमेंट के एटम्स उसमें नहीं होते हैं। और कंपाउंड क्या होता है, जो एक से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन की वजह से बनता है, जब वो एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, तब वो क्या बनाते हैं, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। और फिक्स रेशियो कैसे फाइंड आउट करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 एटम हाइड्रोजन के और 1 एटम ऑक्सीजन का, यही मिला करके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। तो एक फिक्स रेशियो आप देख सकते हो ना। ऐसा तो है नहीं कि कभी वाटर H4O2 हो जाएगा, कभी H3O हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एक फिक्स्ड केमिकल फॉर्मूला होगा वाटर का, ठीक है। तो एलिमेंट हमने समझ लिया, कंपाउंड हमने समझ लिया। जब भी एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, यानी कि कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो जो एलिमेंट्स है ना, ये 2 लॉज फॉलो करते हैं। जो केमिकल रिएक्शन है ये 2 लॉज को फॉलो करता है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये दोनों मिला करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है। ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो अब आपको क्या देखना है कि जितना मास इस साइड है रिएक्टेंट का, ठीक है, रिएक्टेंट का जितना मास इस साइड है उतना ही मास इस साइड भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप चेक कर सकते हो कि हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, इधर क्या है, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए ना, तो यहाँ पे 2 और लगा देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंसिंग आपने पहले भी की होगी। तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने एटम्स है, 4 एटम्स है, तो इधर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स ही होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो इधर भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हुए, 2 एटम्स है। तो यहाँ पे कोई भी कम बेसी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, सब कुछ बराबर है। रिएक्टेंट साइड जितना एटम्स था हर एक एलिमेंट का, प्रोडक्ट साइड भी उतना ही होना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, कि रिएक्टेंट साइड जितना टोटल मास होगा, ठीक है, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए कुल मिला के, क्योंकि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और अगर जरा सा भी फर्क होता है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में, तो इसका मतलब क्या है कि या तो मास क्रिएट किया गया है या तो मास केमिकल रिएक्शन के दौरान डिस्ट्रॉय हो गया है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसीलिए दोनों साइड बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं बाय मास। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनाइट प्रपोर्शन, यानी कि फिक्स रेशियो बाय मास।
द रेशियो बाय मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कांस्टेंट। ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होता है रिगार्डलेस ऑफ द कंपाउंड सोर्स। चाहे आप वो कंपाउंड को किसी भी तरीके से फॉर्म करो, कहीं से भी वो कंपाउंड आए, पर उसके एलिमेंट्स का जो रेशियो है बाय मास वो चेंज नहीं होगा। अब ये एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे किसका एग्जाम्पल है? अगेन वाटर का। इन वाटर द मास रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। ठीक है, ये जो रेशियो होता है ये हमेशा 1:8 है। मतलब कि अगर एक गिवन अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन कितना पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1 पार्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिमेनिंग 8 पार्ट्स कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो 1 पार्ट हाइड्रोजन का, 8 पार्ट ऑक्सीजन का, दोनों मिला करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? वाटर फॉर्म कर रहे हैं। तो ये रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहता है। क्लियर है? नाउ इफ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, तो 9 ग्राम को अगर आप 1:8 रेशियो में डिवाइड करोगे तो हाइड्रोजन को 1 ग्राम मिलेगा और ऑक्सीजन को 8 ग्राम मिलेगा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? तो डाल्टन एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी डिस्कवर की थी और कुछ कुछ पोस्टुलेट्स रखे थे कि एटॉमिक थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है वो हमें ध्यान रखना है। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, यानी कि मैटर बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स से बना है जिसको एटम बोलते हैं, विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये जो एटम्स होते हैं ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मास यानी कि मैटर किससे बना है? एटम से बना है। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ऑब्वियस सी बात है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहाँ पे भी वही लॉ लग जाएगा। अब एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एक जो एलिमेंट है उसके जितने भी एटम्स है वो सेम होंगे, सेम तरीके, मतलब हर तरीके से सेम होंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, उसके सभी एटम्स क्या है? सिमिलर होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी और मास से भी सिमिलर होंगे। ठीक है। नाउ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका मास भी अलग अलग होगा, उनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगे कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। Atoms combine in the ratio of small whole numbers to form compounds, यानी कि जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन में पढ़ा था कि एक फिक्स रेशियो होता है जिस रेशियो में एलिमेंट्स क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है। Now, the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. तो एक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे H2O में एग्जांपल दिया था, ये नंबर ऑफ एटम फिक्स्ड होगा। यानी कि अगर वाटर है, ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम ही रहेगा। ठीक है, हमेशा 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ठीक है। अब इन्होंने ही हर एक एलिमेंट के लिए कुछ कुछ सिंबल्स प्रपोज किए थे जो बाद में थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लिया गया। फिर बर्जीलियस ने बोला कि ये सिंबल्स उतने रिलायबल नहीं है, हमें क्या करना चाहिए? सिंबल्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो एलिमेंट का जो नाम है ना उसके फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 लेटर्स से हमें सिंबल निकालना चाहिए। जैसे कैल्शियम का फर्स्ट 2 लेटर्स क्या है? Ca है ना, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है? Ca। ठीक है, कार्बन का फर्स्ट लेटर है यानी C। ठीक है, तो ये सब ऐसे ही डिसाइड किया गया। अब देखते हैं एटम के बारे में। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जो मैटर को बनाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, फार स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन। हम लोग अपने नेकेड आई से एटम को नहीं देख सकते। ठीक है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर्स। तो एटॉमिक रेडियस होता क्या है? एटॉमिक रेडियस जैसे कि हर एक एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर होते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जो कि आप डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, और बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस क्या है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो इसको नैनोमीटर में मेजर किया जाता है।
Now, Dalton was the first to use symbols for elements in a specific sense, where one symbol represented one atom of that element. तो एक symbol का मतलब क्या था यहाँ पे कि उस element का एक atom. इस symbol का मतलब क्या है? lead का एक atom. ठीक है, ये पहले use हुआ करता था. Now, फिर बाद में Berzelius जो है he suggested that symbols be made from one or two letters of the element's name. इन्होंने फिर आके change कर दिया. तो अब हम ध्यान देंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के ऊपर जो कि है एटॉमिक मास एंड सिंबल, एंड उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स पढ़ेंगे. तो सबसे पहले क्या है? सिंबल. नाउ इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एलिमेंट्स नेम ऑफन द फर्स्ट वन और टू लेटर्स. तो सिंबल जो होता है वो एलिमेंट के फर्स्ट वन या टू लेटर्स से हम लोग निकाल लेते हैं ताकि वो शॉर्ट फॉर्म की तरह यूज कर सके. ठीक है, इसको डिसाइड कौन करता है? IUPAC. इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यही नेम्स और सिंबल्स को क्या करता है? अप्रूव करता है. फिर AMU क्या है? ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो एटॉमिक मास को मेजर करने में काम आता है. ठीक है, एटॉमिक मास को कैसे मेजर करते हैं? AMU से मेजर करते हैं. किलोग्राम, ग्राम वगैरह तो यूज करेंगे नहीं. ठीक है, क्योंकि एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, तो उसके लिए हम लोग AMU यूज करते हैं. फिर वन एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर है? कार्बन 12 एक आइसोटॉप है, उसका आप एक एटम ले लो और उसके 12 पार्ट्स कर दो. ऑल्दो आप कर नहीं पाओगे, बट समझने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो कि कार्बन 12 का एक एटम है, उसके 12 पार्ट्स कर दिए गए हैं, 12 इक्वल पार्ट्स. उसमें से जो एक पार्ट होगा ना, इन 12 पार्ट्स में से जो एक पार्ट होगा वो 1 AMU के बराबर होगा. और एटॉमिक मास किसको कहते हैं? कि कोई भी एलिमेंट इस एक पार्ट से कितने गुना बड़ा है. इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे कार्बन का मास क्या है? 12 है. ऑक्सीजन का मास क्या है? एटॉमिक मास यूनिट 16U. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16U. इसका मतलब क्या है कि इस एक पार्ट से ऑक्सीजन 16 टाइम्स ज्यादा बड़ा है बाय मास. ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16U है ना. तो इसका मतलब क्या है कि इन 12 पार्ट्स में से जो एक पार्ट था, कार्बन 12 का एक एटम हमने लिया, उसके 12 इक्वल पार्ट्स किए, तो उसमें से जो एक पार्ट था, उस एक पार्ट से ऑक्सीजन 16 टाइम्स बड़ा है इन टर्म्स ऑफ मास. ठीक है, ऑक्सीजन का मास उस एक पार्ट से 16 टाइम्स बड़ा है. क्लियर है? तो इसी को बोलते हैं एटॉमिक मास. अब पढ़ेंगे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में. मॉलिक्यूल क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूल बोला जाता है. यूजुअली होता है ना कि कुछ कुछ एटम्स, मोस्ट ऑफ द एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट नोबल गैसेस. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो ग्रुप्स बना करके एग्जिस्ट करते हैं. उन ग्रुप्स को कहा जाता है मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल इज जनरली अ ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर एंड हेल्ड टाइटली बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस. जैसे कि H2 एक मॉलिक्यूल है. किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है. ये ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा. आप कभी H को सिंगल नहीं देखोगे, तो H2 हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल ऐसा होता है. ठीक है ना. तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हुए? 2 एटम्स होंगे. ठीक है, तो ये एक डाई एटॉमिक गैस है क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है. Now, molecule is the smallest particle of an element or a compound जो independently exist कर सकता है और उस element का, उस substance का सभी properties show करता है molecule. यानी कि 1 molecule of water में जो H2O है वो 1 molecule of water है, तो वो water के सभी properties show करेगा. ठीक है, atoms do not exist independently except for noble gases. They form molecules or ions. Ions क्या होता है? atoms के ऊपर जब एक चार्ज आ जाता है, जैसे ये सोडियम का एक एटम है, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया? आयन बन गया. ठीक है, तो एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाते, या तो मॉलिक्यूल्स या तो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स. एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो सेम तरह के एटम से बनते हैं. जैसे हाइड्रोजन सेम तरह का एटम है ना, इसमें कोई और एलिमेंट आपको दिख नहीं रहा है. ठीक है, तो ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अब इनका एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी क्या नया टर्म है? नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी. जैसे कि यहाँ पे क्या है? मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं?
जो मतलब अकेले एग्जिस्ट करते हैं, जैसे नोबल गैसेस, आर्गन हो गया, हीलियम हो गया, ये ऐसे ही पाए जाते हैं, इनका एक सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, इसको ग्रुप में रहने की जरूरत नहीं है। फिर आता है डाई एटॉमिक, ये अकेले नहीं रह सकते, ये दो के ग्रुप में रहते हैं, मतलब दो एटम साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि O2, फिर H2, N2, Cl2, ठीक है, तो इनकी एटॉमिसिटी क्या है 2। अब टेट्रा एटॉमिक क्या होता है, ये चार के ग्रुप में रहते हैं, जैसे कि चार फॉस्फोरस एटम मिला करके एक फॉस्फोरस मॉलिक्यूल बन रहा है, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, खाली फॉस्फोरस, ठीक है, चार से नीचे भी अगर आप इसका नंबर कर दोगे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या है 4। पॉली एटॉमिक क्या होता है, जब चार से ज्यादा एटॉमिसिटी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, पॉली एटॉमिक बन जाता है। जैसे कि सल्फर, ये 8 एटम्स का ग्रुप बनाता है, मतलब 8 एटम्स मिला करके एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर बना रहे हैं और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएगा। तो ये तो थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब ध्यान देंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स पे, तो दे आर कंस्टिट्यूटेड बाय द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। एग्जांपल वाटर, वाटर एक कंपाउंड है और ये उसका एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के भी एटम्स है और ऑक्सीजन के भी एटम्स है, तो ऐसे होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें एक एटम सोडियम का है, एक एटम क्लोरीन का है, क्लियर है। और ये एक और बात क्या है इनकी, कि ये फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं हमेशा, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ठीक है। अब एक आयन क्या होता है, जब भी एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या तो नेगेटिव चार्ज आता है, उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स है एक के केस में, एक के केस में 17 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, सेकंड में 8 और लास्ट में 1। इसके केस में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 7, ठीक है। तो हर एक एटम को ना स्टेबल होने के लिए लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसके लिए इजी क्या होगा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे इसको, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, तो इसके पास भी 8 हो जाएंगे लास्ट में, और इसके पास भी ये एक हट जाएगा तो लास्ट शेल में 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है फिर 2,8, क्योंकि इसने एक दे दिया, और ये क्या हो जाता है 2,8,8, दोनों स्टेबल हो गए। पर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस क्या होते हैं, मेटल, सोडियम एक मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देके पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेके नेगेटिवली चार्ज होता है तो वो क्या बन जाता है, नॉन मेटल, ठीक है। तो यही होते हैं आयंस, एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। डिस्क्रिप्शन क्या है, ये कैसे बनते हैं, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे बनते हैं, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एग्जांपल है क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन। अब वैलेंसी क्या है, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी, मतलब कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, गेन कर सकता है या शेयर कर सकता है। स्टेबल होने के लिए एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा, उसी को उस एटम की वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सोडियम ने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 1, ठीक है, +1। और ये क्लोरीन जो है, इसने स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -1, क्लियर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी, ठीक है। इट डिटरमाइंस हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो यहाँ पे केमिकल कंपाउंड क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। कैसे बनेगा, ऑपोजिट चार्ज है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और साथ में आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा NaCl, ये बन गया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो वैलेंसी से पता लगता है कि कौन कौन से एटम साथ में कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे। जैसे कि ये क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना,
और इसने क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा +1 और इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा -1। ठीक है। नाउ अब क्या है, जैसे यहां पे भी कॉपर और कुछ कुछ जैसे जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे कभी कभी कॉपर का वैलेंसी +1 हो जाता है, कभी कभी +2 हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में इस टर्म को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। जब एक ही एलिमेंट अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग वैलेंसी शो करता है, तो इस जो फेनोमेनन को क्या बोला जाता है, वेरिएबल वैलेंसी बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं। तो अ केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंपाउंड्स कॉम्पोजिशन, यानी कि कंपाउंड किन किन एलिमेंट से बना है, उसमें कितने एटम्स है हर एक एलिमेंट के, तो ये आपको कौन बताएगा, केमिकल फॉर्मूला ही बताएगा। जैसे केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O है, तो उससे आपको पता लग जाता है ना कि अच्छा हाँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में क्या है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये आपको कौन बताता है, केमिकल फॉर्मूला बताता है। ठीक है, तो किस ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले कंपाउंड में अगर मेटल है और नॉन मेटल है तो सबसे पहले क्या लिखाया जाएगा, मेटल लिखाया जाएगा। ठीक है, नाउ फिर पॉलीएटॉमिक आयंस भी हो सकते हैं, ऐसे आयंस भी दिख जाएंगे आपको। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स जो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो एक ही एटम की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सल्फर का एक एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। ठीक है, तो ये जुड़ चुके हैं और ये एक एटम की तरह बिहेव कर रहे हैं जिनके ऊपर एक ही चार्ज है। तो इनके ऊपर कितना चार्ज है, -2 का चार्ज है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ एटम्स जो एक सिंगल एटम की तरह बिहेव करते हैं और उनके ऊपर एक ही चार्ज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले सोडियम की जो वैलेंसी है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1+, ठीक है, +1। फिर यहां पे क्या है, NO3, इसकी वैलेंसी क्या है, -1, यानी कि जो नाइट्रेट है इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया विदाउट द साइन। ठीक है, विदाउट द साइन हमने क्या किया, ये जो नंबर्स है उसको इंटरचेंज कर दिया। तो 1 सोडियम के पास जाएगा, 1 ही NO3 के पास जाएगा, नाइट्रेट के पास जाएगा। क्लियर है, तो फाइनल जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा, सोडियम आप पहले लिखोगे और ये वाला बाद में लिखोगे। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला वही का वही रह जाएगा। एक और एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, जैसे कैल्शियम का यहाँ पे क्या है, वैलेंसी +2 है। OH एक ऐसा आयन है, एक ऐसा रेडिकल है जिसकी वैलेंसी क्या है, -1 होती है। तो दोनों इंटरचेंज कर देंगे नंबर, तो 1 किसके पास चला जाएगा, कैल्शियम के पास चला जाएगा, और +2 किसके पास चला जाएगा, OH के पास चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कैल्शियम तो कैल्शियम ही रह जाएगा क्योंकि 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, पर OH के पास तो 2 चला गया था ना, तो OH ब्रैकेट में और बाहर क्या हो जाएगा, 2। मतलब अगर ये छोटा है तो इसको और बड़ा करके लिखते हैं Ca। इसको क्या मिला था, 1 मिला था, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसको क्या मिला था, 2 मिला था ना, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी क्या थी, +2। ठीक है, तो इसको क्या मिला था, 2 मिला था, तो ये क्या हो जाएगा, OH। पर ये 2 दोनों का है, O का भी है, H का भी है, तो ब्रैकेट कर देना है और फिर बाहर में क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला ना। तो ऐसा ही होता है क्रिस क्रॉस मेथड। अब हम लोग ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट सब्सटेंस। जैसे कि एक एग्जांपल से एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। आपको बोला गया है कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो सबसे पहले आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वाटर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो होता है H2O। अब H का एटॉमिक मास होता है 1U, ठीक है, और O का एटॉमिक मास होता है 16U, यानी कि H के एक एटम का मास क्या होता है, 1U, एंड O के एक एटम का मास क्या होता है, 16U। ठीक है, पर यहाँ पे H के 2 एटम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H एक एटम का कितना था, 1 था, 1 × 2। क्लियर है, और इस केस में क्या था, O का था 16U, एक ही एटम है, तो 1 × 16U। जितने एटम्स होंगे ना उससे उसके एटॉमिक मास को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना और फिर लास्ट में प्लस कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2U
ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 16U, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएगा 18U। क्लियर है। अब फॉर्मूला यूनिट मास में भी कुछ खास फर्क नहीं है, तो ये जो है ना 18U, ये है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द आयंस इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की ही तरह होता है। फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास की ही तरह होता है, बस फर्क ये होता है कि आयंस जब आ जाते हैं ना, आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनमें आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस, जैसे सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा था, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम का आयन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड का आयन। तो ये जो कंपाउंड बना है ये आयंस की वजह से बना है ना, तो ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड। और जब भी आयोनिक कंपाउंड का मास निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यूनिट मास। इट इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज मॉलिक्यूलर मास, बस फर्क ये है कि ये नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, ये किसके लिए है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, और कुछ डिफरेंस भी नहीं है, बस नाम ही चेंज्ड है। बट द टर्म इज यूज स्पेसिफिकली फॉर कंपाउंड्स लाइक आयोनिक कंपाउंड्स जो आयंस की वजह से बने हैं, ठीक है, whose constituent particles are ions। तो सेम तरीके से फॉर्मूला यूनिट मास अब हम निकालेंगे ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 40U। फॉर्मूला में क्लोरीन के 2 एटम्स है, तो एक एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, 35.5U। तो कैल्शियम तो एक ही है, तो 1 into 40U हो गया, प्लस, ठीक है, कैल्शियम के बाद प्लस क्लोरीन 2 है ना, तो 2 into 35.5U, तो ये कितना होता है 71U, और ये क्या हो जाएगा 40U। तो दोनों प्लस करके क्या आ जाएगा 111U। तो ये है फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो जैसे ही हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला था वैसे ही हम लोग क्या फॉर्मूला यूनिट मास भी कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके सभी डाउट्स को सॉल्व करने की। सो आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।